हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा चैप्टर द थर्ड लेवल का पार्ट 2। इसके पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो राइट साइड के जो 3 डॉट है वहाँ पर जो लिंक आ रही है उसे आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। यहाँ पर हम आज पूरा लेसन कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना उसे। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए करते हैं शुरुआत। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट आई वॉज रॉन्ग। अब भाई हमारा जो चार्ली है वो सोच रहा है। अब ठीक है, वो क्या बता रहे कि मैं जिस कॉरिडोर में था वो कॉरिडोर धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, आगे की ओर मुड़ रहा था, लेफ्ट साइड की ओर, और स्लाइंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। और धीरे धीरे स्लाइंटिंग का मतलब क्या है, यहाँ तक अब लेवल 2 में वो पहुँच गए। ठीक है, अब यहाँ से वो लेवल 3 की ओर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टनल में आगे कॉरिडोर में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो कॉरिडोर है वो धीरे धीरे किस की ओर मुड़ रहा था, लेफ़्ट साइड की ओर मुड़ रहा था। और धीरे धीरे कैसा हो रहा था, स्लांटिंग। इट मीन्स धीरे धीरे वो जो ढलान है वो आती जा रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि ये शायद मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, बट आई केप्ट ऑन, लेकिन मैं आगे चलता ही गया। I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footstep. अब भाई मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मुझे क्या सुनाई दिया, केवल जो मेरे ही जो फुटस्टेप है उसका ही साउंड मुझे सुनाई देता था। एंड आई डिडंट पास अ सोल। वहाँ पर इतने काफ़ी लोग थे नहीं, वो क्या बता रहे, एंड आई डिडंट पास अ सोल। इट मीन्स मेरे नज़दीक में से एक भी जिंदा लोग वहाँ से निकले नहीं थे। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया वैसे वैसे वो बता रहे हैं चार्ली कि मुझे अब केवल एक बिल्कुल ही एम्प्टी साउंड सुनाई दे रहा है। इट मीन्स मेरे ही फुटस्टेप का साउंड मुझे सुनाई दे रहा है और मेरे अगल बगल में से कोई भी वहाँ से गुजरा नहीं है। इतना ही इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही अकेला प्लेस में, बिल्कुल वहाँ पर कैसा था, अकेला था। वो क्या बता रहे, देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ होलो रॉर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस। एक होलो रॉर का मीनिंग क्या होता है कि एक मुझे बहुत ही कर्कश जैसा एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, और जिसका मतलब मुझे पता चल जाता है कि आगे क्या है, एक ओपन स्पेस है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे। इट मीन्स मुझे अब वहाँ पर पता चल गया था कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। द टनल turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central स्टेशन। भाई अब हमारा जो चार्ली है वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरी जो टनल है वो धीरे से शार्प लेफ्ट टर्न लेती है और आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इट मीन्स वहाँ से थोड़े बहुत ऐसे स्टेयर्स उतर के मैं सीधा कहाँ पर पहुँचता हूँ, थर्ड लेवल पे पहुँचता हूँ। किसका थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल। अभी हमने शुरुआत में ही बता दिया था यार, ये पता नहीं है सच में थर्ड लेवल है या नहीं है। शुरुआत में तो बातें कर रहे थे कि ये शायद 2 ही है, ये शायद 3 है, पर यहाँ पर तो हमारा चार्ली अब धीरे धीरे थर्ड लेवल पे पहुँच गया है। वो बता रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, थर्ड लेवल पे पहुँच गया हूँ। आगे बढ़ते हैं। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन अ सेकेंड लेवल। कुछ टाइम के लिए तो मुझे, कुछ मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये शायद घुमा फिरा के वापस से कहाँ आया हूँ, सेकेंड लेवल पे आया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। वो क्या बता रहा है कि मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि शायद ये मैं गलत ही वापस से सेकंड लेवल पे आ गया हूँ। क्यों, क्योंकि बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ के जो रूम है वो थर्ड सेकंड लेवल से कैसे थे, बिल्कुल ही छोटे थे। देर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। अब जैसे जितने टिकट विंडो लेवल नंबर 2 पे थे
उससे भी कम टिकट विंडोज़ लेवल नंबर 3 पे है, और जो ट्रेन के गेट्स है वो भी कितने हैं, बहुत ही कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। इट मीन्स जो टिकट विंडो है, वो टिकट विंडो के अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल ही वुडन की बनी हुई है और बहुत ही पुराने ज़माने की ओल्ड लुकिंग है। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई सेड एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। वो क्या बता रहा है कि वहाँ पर जब मैंने एक विंडो के अंदर एक आदमी को देखा तो उसने क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन आई सेड। ग्रीन आई सेड इट मीन्स यहाँ सिर के ऊपर ऐसे पहनना होता है, ऐसा उन्होंने पहना था। एंड ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, ये स्लीव प्रोटेक्टर तो आपको पता ही होगा, वो उसने पहनकर वो वहाँ पर बैठा हुआ था। The lights were dim and sort of flickering. Then I saw why they were open flame gas lights. वहाँ की जो लाइट्स थी वो बहुत ही डीम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। इट मीन्स आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई, किस लिए यहाँ पर क्या लगाया था, ओपन फ्लेम गैस लाइट। ओपन फ्लेम गैस लाइट क्या होता है, आपने ऐसे बहुत सारी जगह ऐसी जगह पर देखा होगा पुराने ज़माने का, जहाँ पर कंटिन्यूअस वो जो गैस का फ्लो होता है वो निकलता रहता है, तो ये है ओपन फ्लेम गैस लाइट। तो पूरे स्टेशन इससे ही केवल एक ही लाइट थी, वो किसकी थी, केवल इसी की लाइट थी, तो ऐसे निकल रहा था। There were brass buttons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. अब भाई यहाँ पर हमारे जो चार्ली है वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मैंने देखा कि वो जो स्टेशन है उसमें क्या था। तो जैसे लास्ट में उन्होंने देखा था कि जो ओपन फ्लेम लाइट तो जो थी वो तो उसे दिख रही थी, लेकिन अभी वो बता रहा है कि मुझे वहाँ पर क्या दिखा, ब्रास पिटन। ब्रास पिटन क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है, ठीक है, नॉर्मली ये एक थुकदानी है, ठीक है। ये थुकदानी किस तरीके की ये थुकदानी है कि देखो यहाँ पर ये लिखा होगा चुइंग टोबैको, राइट। तो ये इस प्रकार की थुकदानी है जैसे तांबे की होती है, वैसे उसी प्रकार 1894 में ये सारी चीज़ वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर स्टेशन पर उन्होंने ये देखा था कि उनको वहाँ पर ये एक फ्लोर के ऊपर निखी थी। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। ग्लिंट ऑफ लाइट भाई क्या होता है कि ग्लिंट ऑफ लाइट ऐसे जैसे बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा कि एक बहुत दूर से एक प्रकाश आती होती है, ठीक है। तो ऐसी एक ग्लिंट ऑफ लाइट, इसी लाइट ने हमारा जो नरेटर है, हमारा जो चार्ली है, उसका अटेंशन कैच कर लिया था। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक इंसान था जो कि अपने वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट पॉकेट क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो उसका जैकेट का जो पॉकेट है उसमें से वो एक गोल्ड की चेन बाहर निकाल रहा था जो कि वॉच है एक। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। अब उसने यहाँ पर क्या किया कि इसका ये जो कवर है, ठीक है, ये आप कवर यहाँ पर देख सकते हो, ये ओपनेबल होता है। जैसे कि ये वॉच है तो उसका ये जो कवर है वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर ढक देता है, तो इस तरीके से उसने जो वॉच है वो अपनी ओपन कर दी थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, इट मीन्स उसने वो जो कवर है उसे ओपन कर दिया था। ग्लांस एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। उसने अपनी जो वॉच है उसकी ओर देखा और फ्राउन करना। फ्राउन करना क्या होता है कि अपनी जो आईब्रोज होती है उसे ऊपर नीचे जैसे हम करते हैं, ठीक है, उसका फोरहेड जो है वो ऊपर नीचे करता है, ठीक है, सुकूरता है कहने का मतलब। ही वॉर अ डर्बी हैट, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। अब यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है चार्ली उस बंदे का जिस बंदे को वो एक सोने की चेन के साथ, राइट, सोने की चेन का जो घड़ी है, सोने की जो घड़ी है उसके पास, वो लेकर वो जो देखता है तो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसने क्या पहना हुआ है, एक डर्बी हैट पहनी है। तो डर्बी हैट क्या होता है, ये है डर्बी हैट, राइट। तो ये डर्बी हैट उसने पहनी हुई थी, यस। और उसने क्या पहना था, अ ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी नेपल्स। लेपल्स का मीनिंग क्या होता है भाई, देखो अब यहाँ पर मैं छोटा सा एक ड्रॉ कर रहा हूँ, अब देख लेना कि क्या है। अब जैसे कि ये नॉर्मल, अब देखो ये सूट है, ठीक है। अब सूट ऐसा होता है तो यहाँ लेपल्स होते हैं उसके, ठीक है। अब लेपल्स हम यहाँ से उसे 4 बटन तो वो बता रहे,
ठीक है, लेकिन ये जो होता है उसे हम लेपर्स कहते हैं। ये कैसा है, बिल्कुल ही छोटा सा है, वो ज़्यादा बड़ा उस टाइम पे भी बहुत बड़ा देखने को मिलता नहीं था। ठीक है, तो उसने ऐसा ही एक 4 बटन सूट पहना हुआ है जिसके जो लेपल्स होते हैं, कॉलर्स जिसे हम कहते हैं, कॉलर्स, वो बहुत ही छोटे थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टाच। हैंडल बार मुस्टाच क्या होता है कि हैंडल बार मुस्टाच ये है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो हैंडल बार मुस्टैच है, ठीक है, ऐसा जो शेप है उसे हम हैंडल, जो हैंडल की तरह होता है, जैसे कि ये है तो यहाँ से आप उसे पकड़कर खींच सकते हो, तो उसे हम हैंडल बार मुस्टैच कहते हैं। तो उसने, उसका कुछ अपीयरेंस कुछ इस तरीके का था। देन आई लुक्ड Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 समथिंग। फिर मैंने देखा, अगल बगल देखा, तो मैंने यार सोचा कि वहाँ पर सभी लोग ऐसे ही थे जिन्होंने जो 1890s में जो कपड़े लोग पहनते थे उसी प्रकार के कपड़े उन्होंने सबने पहने हुए थे। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टैच इन माई लाइफ। तो भाई यहाँ पर चार्ली हंसते हुए ऐसे ऐसे बहुत ही मज़े से वो बता रहा है कि इतनी सारी मुस्टैच, इतनी सारी जो बियर्ड्स है, इतनी सारी साइड बन्स है, फैंसी मुस्टैच मैंने मेरी लाइफ में कभी नहीं देखी। साइड बन्स क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये साइड बन्स है, जो नॉर्मल सा ये है वो साइड बन्स है, बहुत फैंसी फैंसी तरीके के साइड बन्स है, बियर्ड्स है, मुस्टैच है, यहाँ पर चार्ली को 3rd लेवल पे देखने को मिल रही है। अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। एक लड़की, एक वुमन, एक ट्रेन गेट जहाँ से ट्रेन एंटर होती है वहाँ से चलती हुई आती हुई हमारे चार्ली को दिख रही है। सी वॉर अ ड्रेस विथ अ लेग ऑफ मटन स्लीव। उसने क्या पहना हुआ है, सी वॉर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव। भाई मटन स्लीव क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये जो है पिक्चर, ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये पिक्चर में ये जो स्लीव्स है, ठीक है, लड़कियों को तो पता होगा कि ये क्या होता है, लेकिन लड़कों के लिए ही जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो स्लीव्स है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं कि मटन स्लीव। अब मुझे भी नहीं पता यार सच में ये सही है गलत है, मुझे जो फ़ोटोज़ मिला था वो फ़ोटोज़ मैंने डाल के रख तो दिया है, लेकिन अगर कहीं पर मिस्टेक हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन इतनी सी फ़ोटो मुझे मिली थी तो मैंने ट्राई किया है रखने का, राइट। तो उस लड़की ने ऐसी मटन स्लीव यहाँ पर पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़। अब हाई बटन शूज़ तो आप यहाँ पर दिख ही रहे हो किस तरीके का हाई बटन शूज़ है, राइट। ये जो शूज़ है वो हाई बटन शूज़ है। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। अब उस लड़की के पीछे की बात कर रहे हैं, आउट ऑन द ट्रैक्स, इट मीन्स पटरियों के ऊपर मैंने क्या देखा, आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। मैंने क्या देखा, एक लोकोमोटिव, इट मीन्स ट्रेन का इंजन देखा, कुछ इस तरीके का। स्मॉल करर एंड एव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप स्टैक्ड। अब एक बहुत ही वो बता रहे अ स्मॉल करर एंड एव्स क्या है, करर एंड एव्स यूएस की 1890s का एक कंपनी थी जो लोकोमोटिव्स बनाती थी, राइट। तो उसका बहुत ही यूनिक वे में वो लोकोमोटिव बनाते थे, उसका बनाने का स्टाइल कुछ इस तरीके का था। वो क्या बताते थे, फनल शेप्ड स्टैक्ड। अब ये जो फनल शेप्ड स्टैक है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट। वहाँ से जो एक फनल की तरीके का जो एक स्टैक बनाया हुआ है जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता था उस टाइम पे कि उनके जो इंजन है वो अलग से ही पहचान लिए जाते थे, राइट। एंड देन आई न्यू, वो क्या बता रहे, और तब मुझे पता चल गया कि मैं डेफिनेटली अब कहाँ पर हूँ, एक 3rd लेवल पे पहुँच चुका हूँ। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स। अब भाई अभी भी कंफर्म करने के लिए वो क्या बता रहे, हमारा चार्ली अभी भी बता रहा है कि मुझे कंफर्म नहीं था, मुझे कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया कि मैं एक न्यूज़ बॉय के नज़दीक जाता हूँ और ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर। ग्लांस नज़र करना, देखना। मैंने एक न्यूज़पेपर के जो एक ढेर पड़ा था वहाँ नज़र की। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश फॉर द ईयर। वो क्या देखा उसने कि वो क्या था,
द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम का पब्लिश जो टाइम पे पब्लिश होता था वो न्यूज़पेपर है। एंड द वर्ल्ड हैज़न बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और मुझे पता है कि पिछले कई सालों से अब द वर्ल्ड है वो पब्लिश होता नहीं था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। लीड स्टोरी क्या होती है, या आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेन स्टोरी है वो किसके बारे में बात कर रही है, कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बता रहे थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894। तो भाई अब पता चल गया था कि वो न्यूज़पेपर कब का था, 11 जून 1894। तो अब तो ये कंफर्म हो चुका था कि हमारा जो चार्ली है वो डेफिनेटली 1894 में है। और वो क्या बता रहा है, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। मैंने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में ऐसी ही एक फ्रंट पेज देखा था, ठीक है। अब ये बता रहे कि वो फ्रंट पेज जो था वो कौन से ईयर का था, 11 जून 1894। I turned towards the ticket window, knowing that here, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Loisha and me anywhere in the United States we wanted to go. अब भाई यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि I turned to the ticket window, knowing that here. अब वो जो चार्ली है वो टिकट विंडो की ओर आगे बढ़ रहा है, और उसे क्या पता है, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही गौर करने वाली है, knowing that। अब वो जानता है ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल। किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड लेवल के ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल की बात कर रहे हैं। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लॉयशा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब भाई ये ऐसा क्यों बता रहा है कि अब ऑब्वियस है, स्टेशन है तो कहीं से भी टिकट तो मिलेगी ही, कहीं पर भी जाना है तो टिकट मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, देखो ये टाइम था 1890s का, ठीक है, 1890s का। और 1890s का जो टाइम था, उस टाइम में क्या होता था कि जो न्यूयॉर्क का ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था, ठीक है। और वहाँ से लेकर पूरे न्यूयॉर्क और पूरे यूएस में जितनी भी जगह होती है वो सभी जगह में जाने के लिए ट्रेन्स वहाँ से मिलती रहती थी, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में ऐसा नहीं है। उन्होंने 1990s में समथिंग एक ऐसा रूल कर दिया था कि वो लोग क्या करते थे कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स को लिमिट कर दिया था, वहाँ से पूरे यूएस में अब जाया जाता नहीं है। लेकिन अभी हमारे चार्ली को पता है कि वो कब है, कहाँ पर है, 1894। तो इसीलिए वो बता रहा है कि आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लॉयशा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट। इट मीन्स मुझे पता है कि अभी मैं 1890s में हूँ, तो मैं यहाँ से मेरी और मेरे वाइफ की जो टिकट लूँगा तो मैं मेरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं पर भी घूम सकता हूँ जहाँ पर मुझे जाना है। इन द ईयर 1894 एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स ऑफ गैल्सबर्ग इलियॉनिस। और वो क्या बता रहा है कि मुझे 2 टिकट चाहिए थी, मेरी और मेरी वाइफ लॉशिया की। कहाँ जाने के लिए, गैल्सबर्ग इलियॉनिस। अब इलियॉनिस एक स्टेट है, वहाँ पर उसे कहाँ जाना है, गैल्सबर्ग जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वो देते हैं। हैव यू एवर बीन देयर। भाई अभी तक हम यूएस नहीं जाए तो अभी कहाँ से वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। चलो कोई भी वो पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ पर गए हुए हो। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो क्या बता रहे, अभी भी आज भी वो बहुत ही बढ़िया सा एक टाउन है, शहर है, विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस। ओल्ड फ्रेम हाउसेस क्या होता है, आप यहाँ पर देखो, ये जो है वो ओल्ड फ्रेम से बना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने देख ही लिया तो साथ में ये भी नोटिस कर लेना कि ये जो पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ भी नोटिस कर लेना, ठीक है। और ये जो लकड़ी में से बनाया हुआ जो हाउस है, क्लियर। अब वो क्या बता रहे हैं, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन, बहुत बड़ी बड़ी लॉन्स होती थी, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड द रूफ ऑफ द स्ट्रीट। अभी अभी मैंने इसलिए आपको बताया था कि वो अच्छे से देख लेना। वो क्या बता रहे कि बहुत बहुत बड़ी ह्यूज लॉन्स अगल बगल में हुआ करती थी, और ऐसे ट्रीज़ हुआ करती थी जिसकी ब्रांचेस ओवरहेड ऑफ द रूफ। इट मीन्स उसकी ब्रांचेस एक दूसरे से ऐसे मिलती होती है, ठीक है।
तो पता नहीं चलता है, नीचे बिल्कुल सी छाँव हो जाती है ऑफ द रूफ एंड द स्ट्रीट। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। वो क्या बता रहे हैं कि 1894 में, 1894 में जो समर की इवनिंग होती है, ठीक है, गर्मी की जो इवनिंग होती है वो बहुत ही लंबी होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग। इट मीन्स नॉर्मल डेज में जितनी लंबी होती है उससे कुछ ज़्यादा ही डबल लंबी होती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लोन्स। लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो लोन होती है उनकी, वहाँ पर बैठ जाते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड द टॉकिंग क्वाइटली। जो मैन लोग हैं, ठीक है, अगल बगल के जो नेबर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिगार फूकते हैं वहाँ पर और धीरे धीरे बातचीत करते हैं। द वुमन वेविंग पाम लीफ फैंस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, पाम लीफ, जो पुराने ज़माने के जो पंखे होते हैं, ठीक है, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करती थी, शायद होगी, फिर भी ये लोग क्या यूज़ करते थे, पाम लीफ से, पाम के जो लीफ है उनसे बनाए हुए जो फैंस है उसका यूज़ कौन करता था, वुमन करती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। और अगल बगल में बहुत बड़ी बड़ी फायर फ्लाइज वहाँ पर घूमती रहती थी। इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और ये जो वर्ल्ड था वो उनके लिए कैसा था, बिल्कुल ही पीसफुल माना जाता था। To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II was over 40 years in the future। भाई अब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपको मुझे ये भी चीज़ कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर वो बता रहे कि उस टाइम पे जाना जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए अभी कितना टाइम बचा था, 20 ईयर्स। इट मीन्स 20 ईयर्स के बाद अभी पहला वर्ल्ड वॉर होने वाला था, एंड फ्यूचर में 40 ईयर्स के बाद क्या होने वाला था, दूसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला था। इट मीन्स भाई अब तो पता चल गया है हमें डेफिनेटली कि हमारा जो चार्ली है वो कहाँ पर पहुँच गया है, टाइम ट्रैवल करके पीछे, टाइम में बहुत ही पीछे चला गया है। आपको भूलना मत, आपको मुझे कमेंट करके बताना है नीचे कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। आई वॉन्टेड टू, वो क्या बता रहे हैं, आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। और मुझे इसके लिए कितनी टिकट्स चाहिए थी, 2 टिकट्स चाहिए थी। कहाँ जाने के लिए, गैल्सबर्ग इलियनिस जाने के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। भाई अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि कच, जैसे मैंने 2 टिकट मांगे, क्लर्क ने फेयर को पहले फिगर्ड कर लिया, मतलब माप लिया कि कितना फेयर होगा। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। भाई जो मैंने मेरे जो हेड डर्बी हेड पहनी थी उसके ऊपर जो फैंसी हेडबैंड जो बांध के रखा हुआ था उसके ऊपर वो नज़र करता है, ग्लांस करना यानी नज़र करना। बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन वो देखने के बाद वो जो फेयर है वो फिगर्ड करने लगता है, गिनने लगता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। और मुझे पता था कि मेरे पास उतने पैसे हैं कि वन वे, इट मीन्स गैलेसबर्ग इलोनिस तक पहुंचने के लिए 2 टिकट के जितने भी पैसे होने चाहिए थे उतने मेरे पास थे। बट when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me। लेकिन जब मैंने मेरे जो पैसे हैं, ठीक है, डॉलर्स जो है वो मैंने काउंट करके अपना सिर ऊपर ही किया, वो क्लर्क मेरे ऊपर क्या कर रहा था, स्टारिंग, इट मीन्स मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स। अब भाई नोडेड तो आपको पता है क्या करना, सिर हिलाना। तो वो ही नोडेड एट द बिल्स, और बिल्स यानी यहाँ पर क्या है, जो डॉलर्स है उसकी बात है, पैसे की बात है। तो पैसे को देखकर वो सिर हिला रहा है। दैट एंट मनी मिस्टर। और वो क्या बता रहा है कि ये पैसे नहीं है। इट मीन्स अब भाई ओरिजिनल पैसे है वो 1950s के बाद उनके जो करेंसी है जो चल रही है वो करेंसी वो दिखा रहा है, दे रहा है, पैसे ले रहा है, टिकट चाहिए उसे वो दे रहा है। तो वो ऐसा बता रहा है कि क्लर्क ऐसा बता रहा है कि ये पैसे नहीं है। ही सेड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार। और वो क्या बता रहा है कि अगर अब स्किन यानी क्या होता है
किसकी यानी टू टेक मनी फ्रॉम, इट मीन्स किसी से पैसा छीन लेना, लूट लेना। और वो क्लर्क बता रहा है कि अगर तुम मेरे से पैसे छीनना चाहते हो, लूटना चाहते हो, तो तुम ज़्यादा दूर तक जा पाओगे नहीं। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रोवर बिसाइड हिम, और उसके बाद वो उसके बगल में जो कैश ड्रोवर है उसके ऊपर नज़र करता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मैंने देखा कि वहाँ पर जो पैसे थे वो पुराने ज़माने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, वो क्या बता रहे, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज, इट मीन्स हम अभी जो पैसे यूज़ करते हैं उससे बहुत ही छोटे पैसे वो थे। अब यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये 1894 में ये जो करेंसी चल रही थी उस करेंसी की ही बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, ये पुराने ज़माने की और ये नया ज़माने के डॉलर है। $20 में कितना फ़र्क है आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पर तो मैंने इमेज एक सही रूप से लगाई हुई है, वरना अगर आप ओरिजिनल देखोगे तो ये जो पुराने वाली जो नोट है वो बिल्कुल ही छोटी सी नोट मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं तुरंत घूमा और वहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, वो बता रहे कि अगर मैं पकड़ा गया तो डेफिनेटली जेल तो उस टाइम पे भी इतनी अच्छी तो नहीं हुआ करती थी जितनी आज है। इट मीन्स 2020 की अगर बात की जाए तो आज भी जेल इतनी तो अच्छी है नहीं। तो वो बता रहे कि उस टाइम पे भी जेल 1894 जेल जेल होती है, वहाँ पर जाना इतना अच्छा रहता नहीं है। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, इट मीन्स वो कहता है कि बस इतना सा हुआ और मैं जिस तरीके से आया था, आई सपोज, वो क्या बता रहा है कि मुझे पता है तब तक मैं जिस वे से थर्ड लेवल पे आया था उसी वे से मैं शायद तो वापस निकल गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड ब्रॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। वो क्या बता रहे हैं कि अब दूसरे दिन की बात है, नेक्स्ट डे लंच आवर के बाद की बात करें, लंच आवर के दौरान की वो बात कर रहे हैं कि मैं मेरे बैंक में जितने भी पैसे थे, जितने भी डॉलर थे, $300, वो सभी मैंने विड्रॉ कर लिए। और शायद वो इतने डॉलर थे कि उसके पास बस उतने ही थे, एंड उससे मैंने क्या खरीदा, ओल्ड स्टाइल करेंसी, मीन इट मीन्स जो अभी अभी जो क्लर्क के पास उसने जो करेंसी देखी थी वो करेंसी उसने खरीद ली। दैट रियली वरीड माई साइक्रेट्रिस्ट फ्रेंड, और ये चीज़ मेरे साइक्रेट, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है, उसे बहुत ही गौर से समझना। दैट रियली वरीड माई साइक्रेट्रिस्ट फ्रेंड, वो क्या बता रहे कि ये चीज़ मेरे साइक्रेट्रिस्ट फ्रेंड को पसंद आई नहीं थी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, वो क्या बता रहे, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, आपको कहीं पर भी कोई भी कॉइन डीलर के पास जाओगे तो आपको ओल्ड स्टाइल मनी तो मिल जाएगा, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। अब प्रीमियम क्या होता है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, माई $300 ब्रॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, बट आई डिडेंट केयर। वो क्या हुआ था कि अब $300 लेके वो मनी एक्सचेंज के पास गए थे, तो उसे पुराने ज़माने के 200 से भी क्या मिला था, कम मिला था। इट मीन्स 200 से भी कम मिलना है, यानी कि 100 जो डॉलर है वो स्टाइपन के तौर पे, प्रीमियर के तौर पे वो लोग ले लेते। इट मीन्स $300 अभी के 2020 के जो नए ज़माने के जो न्यू डॉलर्स होते हैं वो अगर आप दोगे तो आपको कितना मिलेगा, ओल्ड बिल्स $200 से उससे भी कम मिलेगा। बाकी जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रीमियर हो जाता है। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। एग्स फॉर 13 सेंट अ डजन इन 1984, तो वो बता रहे कि कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे पास पैसे कम हो गए तो वहाँ पर कौन सा मुझे बहुत काम है, क्योंकि वहाँ पर तो 1894 में तो एग्स जो कि आज $1 का मिलता है वो तो वहाँ पर तो कितने का मिलता होगा, 13 सेंट का ही मिलता होगा, तो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। $300 थे मेरे पास, कितने हैं, $300 ही वैसे तो बचे हैं। But I have never again found the corridor that leads me to the third level at Grand Central
स्टेशन। लेकिन भाई अब क्या होता है कि वो क्या बता रहे हैं कि अब मुझे वो चीज़ वापस से वो कॉरिडोर कहीं पर, वो थर्ड लेवल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो थर्ड लेवल था वो मुझे कहीं पर नहीं मिल रहा है। वो कॉरिडोर मैंने ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे वो कॉरिडोर अब वापस से मिला नहीं। तो भाई अब हम यहाँ पर क्या समझे? सच में वो एक सपना देख रहा था? सच में वो हकीकत से भाग रहा था? या सच में ऐसा कोई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था या नहीं था? अब यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे वो धीरे धीरे बस अब ख़त्म ही होने वाला है, तो समझ में बहुत सारा आने वाला है। ऑल दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी मुझे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल कहीं पर मिला नहीं। आगे बढ़ते वो क्या बता रहे हैं कि लॉशिया वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट ऑल दिस। अब तक मैंने किसी को ये चीज़ बारे में कभी किसी को बताया नहीं था, लेकिन जब मैंने मेरी वाइफ लॉशिया को ये सारी बातें बताई तो वो थोड़ी सी चिंतित हो गई थी। एंड डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो चाहती थी कि मैं अब वो थर्ड लेवल के बारे में अब ज़्यादा कुछ ढूंढूँ नहीं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और थोड़ा कुछ बहुत टाइम हो गया, मैंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं, तो वापस मैंने भी वो ख्याल छोड़ दिया कि अब कहीं जाना नहीं है। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प, और मैं वापस से मेरी जो हॉबी कलेक्शन की जो स्टैम्प कलेक्शन की मेरी जो हॉबी थी उसके ऊपर वापस आता हूँ। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ। अब भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या बता रहे देखना। अब यहाँ पर वो बता रहे कि मैंने वो चीज़ सारी छोड़ दी थी, थर्ड लेवल नहीं था, मुझे पता था, अब मैंने ढूंढा नहीं मिला। ठीक है, तो मैं मेरी जो वापस जो स्टैम्प कलेक्शन की जो मेरी हॉबी थी वहाँ पर मैं वापस आता हूँ। अब से यहाँ से आपको कुछ नया दिखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या बता रहे हैं, बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। अब वी आर बोथ मीन्स यहाँ पर कौन है, लौशा और हमारा जो चार्ली है, वो दोनों अब तो थर्ड लेवल के लिए ढूंढने लगे हैं। अभी तक मना कर रहे थे, अब यहाँ से थोड़ा चेंज आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना यहाँ से जो आपकी जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही एंडिंग में जा रही है, तो बहुत ही ध्यान से समझना। वो क्या बता रहे कि अब तो हम दोनों थर्ड लेवल के लिए ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड, कब जब जब हमें टाइम मिलता था वीकेंड में तब तक हम उस चीज़ को लिए ढूंढ रहे थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब हमारे पास क्या है, प्रूफ है कि थर्ड लेवल वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब भाई ये चीज़ कहाँ से आई? अब ये जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ बहुत ही अच्छा है। आप नीचे जैसे जैसे पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये स्टोरी कुछ इस तरीके से उन्होंने व्यू की हुई है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट थी ना, वो अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। वो क्या बता रहे देखना आप। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। भाई जो मेरा फ्रेंड है सैम, वो अचानक से गायब हो गया। भाई ये कैसे हो सकता है कि अभी अभी वो इसके साथ था, वो अचानक गायब हो गया। नो बडी न्यू वेयर, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गया है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज़ अ सिटी बॉय। अब देखना है यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन वो दे रहे। क्या बता रहे कि बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is. All right in 1894. भाई अब यहाँ पर जो हमारा चार्ली है वो क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि मेरा फ्रेंड सैम फेनर कहीं खो गया है, किसी को पता नहीं वो कहाँ गया है, लेकिन मुझे डाउट है। आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, इट मीन्स मुझे इतना तो श्योरली एक डाउट यहाँ पर है क्या, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय। बिकॉज यहाँ पर क्या बता रहे कि वो बता रहे कि सैम है वो एक सिटी बॉय है, वो हमेशा शहर में रहा हुआ है। ठीक है, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट द गेल्सबर्ग, और वो मैं था जिसने गेल्सबर्ग के बारे में सैम को बताया हुआ था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पर स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। वो क्या बता रहे थे, ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। साउंड ऑफ द प्लेस क्या होता है कि वहाँ की जो भी बातें मैंने बताई थी, वो प्लेस के बारे में जितनी जितनी बातें मैंने मेरे फ्रेंड सैम को बताई थी, वो सभी चीज़ें उसे बहुत ही पसंद आई थी। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और इसीलिए वो वहाँ पर चला गया है। ऑल राइट इन 1894, जैसे ताना मार रहा है कि अब तो डेफिनेटली 1894 में कौन गया है,
वो ही गया है। अब भाई ये चीज़ पूरी, ये जो चीज़ यहाँ पर वो बता रहा है, वो क्या बता रहा है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना वो क्या बोल रहे हैं। अब देखो, ये जो सारी चीज़ थी, ठीक है, वो जो हमारा हमारा जो चार्ली है, वो चार्ली अब यकीन के साथ कह सकता है, ठीक है, कि वहाँ पर सैम गया हुआ है। क्यों? तो वो जो प्रूफ के बारे में वो बात कर रहे थे ना, वो प्रूफ के बारे में अब यहाँ पर देखते, आगे जो है वो प्रूफ के बारे में बताया है क्यों। अब भाई हमारा जो चार्ली है उसे ऐसा क्यों लग रहा है, तो देखा वो क्या बता रहे, बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड। क्या? क्योंकि अब बिकॉज से क्यों शुरू हुआ कि वो प्रूफ के बारे में बात करे कि एक दिन, अब सैम हमारा जो चार्ली है उसे, वो हमारा जो चार्ली है उसे वो ऐसा क्यों लग रहा है सैम वहाँ पर 1894 में गया है, क्योंकि एक दिन आई वॉज फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का मीनिंग क्या होता है कि छेड़खानी करना, चुगलबंदी करना। मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ चुगलबंदी कर रहा था, इट मीन्स छेड़खानी कर रहा था। मैं वापस देख रहा था, मैंने देखा, आई फाउंड। वेल, डू यू नो वॉट अ फर्स्ट डे कवर इज़? देखो, फर्स्ट डे कवर पहले ही पार्ट में मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट में आपको आएगा फर्स्ट डे कवर के बारे में। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, तो उसे एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या है। देखना अब, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब कोई नया स्टैम्प इश्यू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, इट मीन्स जो स्टैम्प कलेक्शन की जिसकी हॉबी है वो उसे कुछ खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। इट मीन्स जिस दिन वो सेल पब्लिश इशू होता है, ठीक है, उसी दिन उसे खरीद लेते हैं और उसी दिन उसे यूज़ करने के लिए वो खुद को ही वो कर देते हैं, मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। इट मीन्स क्या होता है भाई, जो जिसकी हॉबी, ये यूएस के जो हॉबी कलेक्टर होते हैं, जो स्टैम्प कलेक्टर की जिसकी हॉबी है, वो लोग क्या करते थे कि जिस दिन स्टैम्प इश्यू होता था उसी दिन उसे खरीद लेते थे। और उसी दिन खरीदा है वो प्रूव करने के लिए वो क्या करते थे कि एक ब्लैंक एनवेलप लेते, ठीक है, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते और ब्लैंक पेपर के ऊपर एक पोस्ट लगा देते, जो नई पोस्ट इश्यू हुई होती है उसे लगा देते हैं और उसे खुद के ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते, ताकि ये जो पोस्ट मार्क है वो प्रूव करके दे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जाता है तो उसके ऊपर एक थंबा लगता है, ठीक है, वो दिखाता है उस डेट का। से फॉर एन एग्जांपल 11 डेट को 11 या 12 डेट को कोई स्टैम्प इश्यू हुआ है, ठीक है, तो वो 11 या 12 डेट को उसी दिन वो क्या कर देगा, उसे ले लेगा, खरीद लेगा और उसी दिन अपने घर पे उसे पोस्ट कर देगा। तो क्या होगा कि उसी दिन पोस्ट ऑफिस में वो एक डब्बा लग जाएगा डेट का, तो भाई प्रूफ रहेगा कि जिस दिन ये इशू हुआ था उसी दिन मैंने ये पोस्ट खरीदी थी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फर्स्ट डे कवर होता है और हमारा चार्ली उसे अभी देख रहा है। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपन, और वो कभी ओपन हुआ भी नहीं होता है कि, और कोई उसे ओपन करता भी नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि हमें खुद को पता है कि हमने खुद में वहाँ पर क्या डाला होता है, ब्लैंक पेपर डाला हुआ होता है वो एनवेलप में, क्योंकि हमें तो उसके अंदर की तो कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। अब जो प्रूफ है वो आ रहा है, क्या बता रहा है, दैट नाइट अमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड दैट वन दैट शुडेंट हैव बीन देयर। अब उस रात मेरे जो पुराने कलेक्शन है, जो कवर है, जो फर्स्ट डे कवर है, उसमें मैंने एक ऐसी चीज़ वहाँ पर पाई जो पहले वहाँ पर होनी चाहिए नहीं थी, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो चीज़ वहाँ पर थी। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। अब बहुत ध्यान से समझना, वो क्या बता रहा है कि इट वॉज देयर, वो एनवेलप वहाँ पर था। क्यों था? क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को उनके घर पे गैलेसबर्ग, जो उनकी जगह है गैल्सबर्ग, वहाँ पर मेल किया हुआ था, इसके लिए वो कवर वहाँ पर था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, क्योंकि एनवेलप के ऊपर जो एड्रेस था वो कुछ यही प्रकार से बता रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस 18 जुलाई 1894, और वो वहाँ पर कब से था,
18 जुलाई 1894 से वो चीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी। द पोस्ट मार्क सोड दैट, क्योंकि उसके ऊपर जो धब्बा लगा था वो कौन सा डेट बता रहा था, 18 जुलाई 1894। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, येट आई डिडेंट रिमेंबर्ड इट एट ऑल, लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ में आया नहीं। येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। अब देखना वो क्या हुआ था कि जो ओल्ड डे कवर था, ठीक है, फर्स्ट डे कवर जो था वो 18 जुलाई 1894 में उसके ग्रैंडफादर को किसी ने मेल किया हुआ था गैलेसबर्ग के जो उसका एड्रेस है उसके ऊपर। लेकिन वो मेरे पास यहाँ पर कैसे आया? ठीक है, अब ये एनवेलप मैंने जब पहले सारे एनवेलप, मेरी हॉबी है, ठीक है, वो जो स्टैम्प कलेक्शन ही, उसमें जो मैंने बहुत सारे फर्स्ट डे कवर देखे थे उसमें ये वाला कवर मैंने कभी देखा नहीं था। अचानक से जब मैं आज वापस मेरी जो कलेक्शन है उसमें मैं देखता हूँ तो ये एक एनवेलप मुझे उसमें मिलता है। अब वो क्या होता है वो यहाँ पर बता रहा है। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, वो 6 सेंट का एक स्टैम्प था, डल ब्राउन कलर का, विथ अ पिक्चर ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ गारफील्ड। और वो स्टैम्प किसका था? एक प्रेसिडेंट उस टाइम के जो थे गारफील्ड, उसका स्टैम्प था। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. आमतौर पे क्या होता है कि जब भी कोई एनवेलप मेरे दादा को आता है या मेल या आता है, वो खुद मेल करते हैं, वो सीधा उनके कलेक्शन में चला जाता है और वहाँ पर ही रहता है। इट मीन्स उनके दादा, उनको पता है कि उनके दादा ने अगर खुद के ही एड्रेस पे मेल किया हो तो वो तो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी और ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया है फर्स्ट डे कवर, तो भी वो उसे ओपन करते नहीं थे, क्योंकि पता था कि अंदर तो केवल क्या रहता था, ब्लैंक पेपर रहता था। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, वो तब तक बंद रहता था जब तक मैंने एक दिन वो उसे लिया और उसे ओपन किया। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक, इट मीन्स अंदर जो पेपर था, जो फर्स्ट डे कवर में जो पेपर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, ब्लैंक होता है, लेकिन द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैक, इट मीन्स ये पेपर अंदर से ब्लैंक नहीं था। इट रीड, वो कुछ इस तरीके का था। क्या था? अब देखना यहाँ पर एड्रेस दे के रखा है, ठीक है, और अब ध्यान से गौर करना, यहाँ पर गैल्सबर्ग इलियनॉइस का है और 18 जुलाई 1894 का ही है जो अभी हमने पढ़ रहे हैं, ठीक है। चार्ली, अब भाई यहाँ पर तो ये लेटर किसके संबोधन में लिखा गया है? चार्ली के। भाई उस टाइम तो चार्ली हुआ नहीं करते थे, गौर करना, यहाँ पर चार्ली तो उस टाइम थे नहीं, उसके दादा थे, राइट। तो अब ये लेटर क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये बता रहे। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बी बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। है भाई, जो कोई एक बंदा है जो ये लेटर लिख रहा है वो क्या बता रहा है कि चार्ली को बता रहा है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं चाहता था कि तुम सही हो। देन आई गॉट टू बी बिलीविंग यू वर राइट, मैं ये भी सोचने लगा था कि तुम बिल्कुल सही हो। एंड चार्ली इट इज़ ट्रू, और चार्ली ये बिल्कुल सच था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और पिछले 2 वीक से मैं यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग अ पियानो, और मैं सच अभी बता रहा हूँ कि वो क्या बता रहे हैं। मैं पिछले 2 वीक से यहाँ पर हूँ और अभी स्ट्रीट के थोड़ी ही नीचे एक डेलीज करके जगह है जहाँ पर कोई एक पियानो बजा रहा है। एंड देर इज़ ऑल आउट ऑन द फ्रंट पॉर्च सीइंग नेली होम, और वो क्या बता रहे, दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च। अब भाई फ्रंट पोर्च क्या होता है कि रवेस, जिसे हम कहते हैं बाहर, हमारे घर के बाहर जो बैठने की जगह होती है उसे कहते हैं। और वहाँ पर लोग बाहर बैठे बैठे गाना सुन रहे थे, कौन सा, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटिंग ओवर फॉर द लेमनेड, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है नींबू पानी पीने के लिए। कम ऑन बैक चार्ली एंड लॉइशा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। और वो बोलता भी है कि कम ऑन बैक चार्ली एंड लॉइशा, आप जहाँ पर हो वहाँ पर से वापस इलियनॉइस आ जाओ।
कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल। उसने खुद यहाँ पर लिखा है कि जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिलता है तब तक ये थर्ड लेवल आप ढूंढते रहो। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। और वो कहता है कि ये बहुत ही वर्थ इट है। आप यहाँ पर एक बार आ जाओगे तो सच में मेरा यकीन मानो, ये बहुत ही बेहद ही बहुत ही अच्छी जगह है। कुछ इस प्रकार से उस लेटर में लिखा हुआ था। अब देखना, द नोट इज साइंड सैम। जो साइन की थी वो किसकी किसकी की थी? सैम ने। तो भाई अब कुछ आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है ना, वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं। एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब यहाँ पर यकीन मानो, ये लेटर पढ़ने के बाद हमारा जो चार्ली है उसे डेफिनेटली उसका जो शक था ना वो यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया था कि सच मानो ये सैम है जो कहाँ पहुँच गया है, थर्ड लेवल में पहुँच गया। और ये चीज़ डेफिनेटली कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है कि एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू। इट मीन्स आपको पता है कि चार्ली ने भी अपने $300 ऑलरेडी एक्सचेंज करके रखे। ठीक है, वो $300 उसने जहाँ पर एक्सचेंज किए हैं वहाँ पर वो वापस जाता है। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। मैंने जाना वहाँ पर जाकर, चार्ली ने ये बताया, चार्ली देख रहा है कि उसने सैम ने वहाँ पर जाकर $800 कीमत के ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदे थे। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain बिजनेस। अब यहाँ पर आपको समझना है वो क्या बता रहा है कि अब $800 वो लेकर तो निकल गया है। ठीक है, वो क्या बता है? दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain बिजनेस। अब ये सारा पैसा उसे कहाँ लगाएगा? जो आटा है, गेहूँ है, ठीक है, उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस को सेट करने के लिए बहुत ही इनफ पैसे है। He always said that's what he really wished he could do। और वो हमेशा कहता था कि that's what he really wished he could do। उसे डेफिनेटली यही चीज़ करनी थी और उसने ये सारी चीज़ मुझे पहले बताई हुई थी। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। बहुत ध्यान से समझना। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। वो क्या बता रहा है कि उसका जो डेफिनेटली जो उसका ओल्ड बिजनेस है वहाँ पर वो कभी जा सकता नहीं है। नॉट इन गैलेसबर्ग इलियोनिस। और गैलेसबर्ग इलियोनिस में तो उसका जो पैसा है वो पुराना बिजनेस है, वो पुराने बिजनेस तो वो वहाँ पर शुरू कर पाएगा नहीं। इन 1894 में उसका जो बिजनेस है वो तो चलेगा नहीं। हिज ओल्ड बिजनेस, वाई? अब आपको पता है ना उसका ओल्ड बिजनेस कौन सा है? सैम वॉज माई साइक्रेट्रिस्ट। और ये जो लास्ट वर्ड है ना भाई बहुत ही अच्छे से दिया है। वो क्या बता रहे? सैम वॉज माई साइक्रेट्रिस्ट। तो ये सारे अगर आपका मुंह खुला का खुला रह गया है तो समझ लेना आपको स्टोरी समझ में आ गई है। अगर नहीं समझे हो तो भाई वापस से यहाँ पर आप जाओ। यहाँ पर कुछ ना ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई थी। ठीक है, आगे जो फर्स्ट लेसन था फर्स्ट पेज पे ही कुछ बता दिया था। आपको अगर नहीं पता है तो मैं वापस से एक बार बता दे रहा हूँ। क्या बताया था कि शुरुआत में ही हमारे जो नरेटर है चार्ली ने वो बता दिया था कि मेरा एक जो फ्रेंड है उसके साथ मेरी सारी बातचीत हो गई थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको शुरुआत में सब कुछ बता दिया था लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया था। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर पहुँचने के बाद कंप्लीट होती है कि वाई सैम वॉज माई साइक्रेट्रिस्ट। तो सारी बात बता देते हैं कि सैम तो कौन था? मेरा साइक्रेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो भाई यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पार्ट 2 और पूरा चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप सो कि आपको ये देखकर बहुत ही मज़ा आया होगा और जितना आप जो इरादा लेकर आप यहाँ पर आए थे कि आपको जो पढ़ना है वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहना मेरी चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश।